आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत और मध्य प्रदेश में मृदा से संबंधित बहुत कुछ जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह हम पुराने प्रश्न पत्रों का टॉपिक का अवलोकन करेंगे। वैसे मृदा से पटवारी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि आपको मृदा से संबंधित कम से कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्रदान कर दें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप इस वीडियो की PDF जरूर ले लें हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से सीधे हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं और इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। उन मिट्टियों के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। ये मध्य प्रदेश से संबंधित मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो मृदा के रंग के कारण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन एकत्रित करेंगे। मध्य प्रदेश और भारत दोनों की मृदा के बारे में आज हम आपके समक्ष कुछ बातें बताने जाते हैं। फसल और मृदा, किस मृदा में कौन सी फसल होती है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रदान करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो मृदा के कौन कौन से नाम होते हैं। MPPSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पटवारी में भी पूछे गए हैं और SI में भी पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मृदा के अन्य नामों की एक सूची आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। मृदा संबंधी जानकारी एक नज़र में हम डालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। मध्य प्रदेश की मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, कौन सी मृदा में क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी मृदा में कौन सी फसल होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे जब तो मध्य प्रदेश की मिट्टी पर एक नजर डालेंगे, इनकी विशेषताओं पर एक नजर डालेंगे और अंतिम में चलते चलते तथ्य संग्रह में हम आपको वो सभी तथ्य उपलब्ध कराएंगे जो महत्वपूर्ण है और पुराने प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों से। ठीक है, 2017 में पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोयल टू सिल्क मध्य प्रदेश सरकार के किस संगठन के कार्यक्रम का नाम है? ऑप्शन है ए में रेशम उत्पादन निदेशालय, बी में केंद्रीय रेशम बोर्ड, सी में कुटीर उद्योग निदेशालय और डी में रेशम विपणन संघ। इसका सही आंसर है रेशम उत्पादन निदेशालय। इस प्रश्न को समझाने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि मिट्टी से संबंधित कोई भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोई भी संगठन चलाए जा रहे हैं, तो कम से कम उनका उद्देश्य और उससे संबंधित संस्था का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए मूलतः अनुमोदित था। कौन सी योजना में अनुमोदित था ये पता करना है। 12वीं योजना में, 10वीं योजना में, 11वीं योजना में, उपरोक्त सही में। इसका सही आंसर है 12वीं योजना में। 2017 में पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मिट्टी परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने मिनी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। 2017 में पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, बी ऑप्शन में राज्य की राजधानियों में, सी ऑप्शन में सभी जिला स्तर पर और कृषि विज्ञान केंद्र पर। डी ऑप्शन है इसका सही आंसर है कृषि विज्ञान केंद्र में। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चनों में किसी भी कृषि से संबंधित कोई केंद्र हो, मिट्टी से संबंधित कोई केंद्र हो, फसल से संबंधित कुछ केंद्र हो, उनके उद्देश्यों के बारे में और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तभी आप पटवारी के एग्जाम को अच्छे से अच्छे कट ऑफ के साथ आप निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो हम उन 8 भागों की चर्चा करेंगे और उनके साथ उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। काली मृदा के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रदान कराएंगे। इसके अलावा लाल और पीली मृदा के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन प्रदान कराएंगे। चौथी मृदा है लेटेराइट मृदा, उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पर्वतीय मृदा है और उसके बाद मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा के बाद लवणीय मृदा के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो पीट या जैविक मृदा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में
ठीक है, मैं अभी भारत की बात कर रहा हूं। भारत में मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो आपको याद रखना है 8 वर्गों में विभाजित किया है। इनके नाम भी आपको याद रखना है। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूछ ले कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो मिट्टी विभाजन किया गया है उनमें से यह मिट्टी कौन सी नहीं है। जब ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो 3 मिट्टी इस चार्ट में से होगी और एक मिट्टी का नाम इस चार्ट के बाहर होगा और वही उसका सही आंसर होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत के लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मृदा का फैलाव है। ठीक है, 2 प्रमुख क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब यह होता है, निर्माण देख लेते हैं कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए उत्तर के विशाल मैदान में क्या होता है, उत्तर के विशाल मैदान में गंगा जैसी विशाल नदियां हैं, इसलिए वहां पर जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार तटवर्ती मैदानों पर, क्योंकि तटवर्ती मैदानों से ही होकर मिट्टी नदी समुद्र में जाकर मिलती है। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि खादर मृदा किस मिट्टी का प्रकार है, तो आपको जलोढ़ मृदा करना है, और बांगर मृदा किस मिट्टी का है, तो आपको जलोढ़ मृदा करना है। कभी कभी पूछता है कि खादर मृदा को और कौन सी मृदा कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ कहा जाता है, और बांगर मृदा को जो होता है वो बांगर प्राचीन जलोढ़ कहा जाता है। अब यहां पर देखा जाए तो जो नवीन जलोढ़ होता है वो नदियों के आसपास होता है, और जो प्राचीन जलोढ़ होता है वो थोड़ा सा नदियों की ऊंचाई में पाया जाता है। ठीक है, बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन ही याद रखना है, ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं यदि आपने उतना ही अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया तो आपकी कामयाबी बिल्कुल आपकी कामयाबी बहुत जल्द आपको मिलेगी। इसमें जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है, तो आपको ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूमस करना है। अधिकता किसकी किसकी होती है, तो पोटास की और चूने के अंश की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, मैंने मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही 3 फसलें हैं, बहुत सी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन गेहूं, गन्ना और सरसों, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं का उत्पादन किस मृदा में होता है तो आपको वहां पर जलोढ़ मृदा टिक करना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दोमट मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एमपीपीएससी में काली मृदा का दूसरा नाम पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने अन्य नाम जलोढ़ मृदा का भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हम काली मृदा की ओर बढ़ते हैं। जब काली मृदा की ओर देखते हैं तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी मध्य प्रदेश का मतलब कहां है, ये मालवा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन, बेसाल्ट के विखंडन के कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसे ज्यादा गहराई से बस इतना आप याद रखिए कि बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसका काला रंग क्यों है, कभी कभी पूछा जाता है, तो लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनी, फेरस, मैग्नाइट के उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला हो जाता है। अधिकता किसकी होती है, तो लोहा की, एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की और चूने की अधिकता होती है काली मृदा में। और आपसे पूछा जाए कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैविक पदार्थों की काली मृदा में कमी होती है। इसकी विशेषता देखा जाए तो सूख जाने के कारण इसमें लंबी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण से इसे कभी कभी जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कभी कभी जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं जब, तो काली कपासी मिट्टी और रेगुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें फसलें कौन कौन सी उत्पादित होती हैं, तो कपास, सोयाबीन और मूंगफली की फसल काली मृदा में उत्पादित होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो लाल और पीली मृदा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। निर्माण ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान जहां पे होती हैं, नीच चट्टान जहां पे होती हैं, इन्हीं के विखंडन के कारण, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी बनने में वर्षों लगता है, और वर्षों क्यों लगता है, क्योंकि इसी तरह की चट्टानों का विखंडन के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मिट्टी को जितना अधिक सुरक्षित रख सकें उतना अच्छा है भविष्य के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अधिकतर भागों तथा उसके साथ ही झारखंड और छोटा नागपुर पठार में लाल पीली मृदा का विस्तार अधिक पाया जाता है। लाल और पीला रंग क्यों होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है और जल योजित रूप में ये
पीली दिखाई देती है। ठीक है, इनका ऊपरी परत लाल व निचली परत पीली दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अधिकता किसकी किसकी होती है, तो लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है लाल पीली मिट्टी में। कमी किसकी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। फसल कौन कौन सी होती है, एक नजर डाल लेते हैं। मोटे अनाज बहुत अधिक होते हैं, तिलहन होती है, और दलहन की फसल लाल पीली मृदा में ज्यादा होती है। यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो यदि डालें तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो चौथी मृदा आती है जिसका नाम है लेटराइट मृदा। इसका निर्माण कैसे होता है, ये मैक्सिमम अर्ध और शुष्क मौसम के एवं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पर लेटराइट मृदा होती है, क्योंकि ये अर्ध और शुष्क मौसम के कारण इसका निर्माण होता है। और इसका विस्तार देखा जाए तो देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत में, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में, केरल में, कर्नाटका में, छोटा नागपुर पठार में, और सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में होता है। आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य में भी अच्छी खासी वर्षा होती है। कमी कौन कौन सी होती है लेटराइट मृदा में, तो चूना की, नाइट्रोजन की, पोटास की और ह्यूमस की कमी होती है। और विशेष बात क्या है, चूने की कमी के कारण यह अम्लीय मृदा है। अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती की जाती है। कभी कभी आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाय की खेती किस मृदा में होती है, तो आपको लेटराइट मृदा टिक करना है। यहां आप चाय की खेती को कैसे याद रख सकते हैं, चाय पीने से मन थोड़ा सा लेटराइट, मतलब लेट नाइट तक आपको जगना है तो चाय पी लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। कुछ भी बना लीजिए कोट जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसी चीजों से आप उनको याद रख सकते हैं। फसल मक्का और ज्वार जैसी फसलें भी इसमें उत्पादित होती हैं। पर्वतीय मृदा के बारे में बात कर लेते हैं तो निर्माण कैसी होती है, तो पर्वतीय ढालों पर इसका निर्माण होती है। जीवाश्म की अधिकता होती है। इसके अलावा कमी की जब बात करेंगे तो पोटास, फास्फोरस तथा चूने की कमी होती है। विशेष बात क्या है, पहाड़ी ढालों पर स्थित होने के कारण इस मिट्टी को बागानी कृषि भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि बागानी कृषि किस मिट्टी पे मुख्य रूप से होती है, तो आपको पर्वतीय मृदा टिक करना है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो चाय होती है, कहवा होती है, मसाला होती है, और फलों से संबंधित खेती पर्वतीय मृदा की जाती है। समस्या, मृदा अपर्दन की समस्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। निर्माण कैसे होता है मरुस्थलीय मृदा का, मरुस्थल मृदा में बालू की अधिकता के कारण इसका निर्माण होता है। अधिकता किसकी किसकी होती है, तो लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। विशेष बात क्या है, इसमें क्षारीय गुण वाली मिट्टी होती है। फसल कौन कौन से होते हैं, तो मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि का होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मोटे अनाज में जो प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम को जब आगे बढ़ते हैं तो लवणीय मृदा की बात कर लेते हैं। तो लवणीय मृदा कौन सी होती है, देखिए एक परिभाषा लिखी हुई है कि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना हो, कैपिलरी एक्शन क्रिया द्वारा इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्रिया को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मिट्टी का ऊपरी भाग है और ये निचली भाग है। इसमें क्या होता है, जब बहुत अधिक पानी यहां पर भर जाता है ऊपरी भाग में, तो ये कुछ छिद्रों के द्वारा अंदर होता है और नीचे कुछ लवण होते हैं वो उभर कर ऊपर होकर यहां पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो पूरी क्रिया होती है इसी को कैपिलरी एक्शन क्रिया होती कहा जाता है। बस इतनी जानकारी आपको रखना है, ज्यादा डीप नहीं घुसना है। आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार देखा जाए तो दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट और सुंदरवन के क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। कमी कहां पर होता है, तो नाइट्रोजन और चूने की कमी लवणीय मृदा में पाई जाती है। अधिकता की बात यदि हम कर लें तो सोडियम और सल्फेट की अधिकता होती है। लवणीय मृदा के अन्य नाम याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार आप बना लीजिए। रेह, ऊसर और कल्लर लवणीय मृदा को कहा जाता है। फसल कौन कौन सी होती है, तो नारियल के पेड़ बहुतायत से लवणीय मृदा में उत्पादित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीट और जैविक मृदा की बात करते हैं। तो इसका निर्माण जो होता है वो दलदली क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने के कारण होता है। विस्तार कहाँ होता है, केरल का अलपुझा जिला है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और सुंदरवन के डेल्टा में पीट या जैविक मृदा का निर्माण होता है। विशेष बात क्या है, यह मिट्टी काली, भारी व काफी अम्लीय होती है। ठीक है, फसल कौन कौन सी हो सकती हैं, तो तंबाकू की फसल और जूट की फसल पीट या जैविक मृदा में होती है। अब मृदा के रंगों पर एक नजर डाल लेते हैं कि
किस कारण से मृदा का रंग होता है। जैसे काली मिट्टी किस कारण से होती है, क्योंकि इसमें टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा होती है। लाल मृदा का क्या कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मृदा होती है। लैटराइट मिट्टी का कारण क्या होता है, तो केओलिन के कारण। 3 स्टार बना लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। केओलिन के कारण ये भूरी सफेद दिखाई देती है। जब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे समक्ष फसल और मृदा आता है कि किस मृदा में कौन सी फसल उत्पादित होती है। एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। तो जो हमारी लेटराइट मृदा है, हमारी लेटराइट मृदा में मक्का और काफी का उत्पादन होता है। लाल पीली मृदा में चावल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं और गन्ना, अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फसलों को मैंने यहां पर आपको इंडिकेट किया है। काली मृदा जो होती है, कपास और मूंगफली की खेती काली मृदा में होती है। आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम को, तो हम मृदा का अन्य नाम, मैंने आपसे बोला कि अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पेपर में आ चुके हैं, आप चाहे तो पेपर उठाकर देख सकते हैं। जैसे काली मृदा को रेगुर के नाम से जाना जाता है, कपासी मृदा के नाम से और चेर नोजम के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मृदा को डोरसा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है और लेटराइट मिट्टी को लाल भूरी या सफेद मृदा के नाम से जाना जाता है। इस पर भी आपको एक नजर डालना है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इसकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और उस पर बार बार आप नजर घुमाते रहिए ताकि ये चीजें आपको याद हो। यही 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको अंदर बाहर कराता है, इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं और इसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस डिस्क्रिप्शन की लिंक के माध्यम से डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचकर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो जब डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं और मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में हम आपसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। भारतीय मृदा और मृदा सर्वेक्षण विभाग, कभी आपसे पूछा जाए कि भारतीय मृदा और मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, तो उसका सही आंसर 5 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही है और 3 स्टार आप यहां पर बना लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, काली मिट्टी पहली मिट्टी है। इन 5 मिट्टियों में काली मिट्टी भी 3 तरह में बांटा गया है, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। लगभग ये क्षेत्र जो होता है मध्य प्रदेश का, उसमें थोड़ा सा और इधर बढ़ा लीजिए तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। लाल पीली मिट्टी की बात करेंगे तो लाल पीली मिट्टी बुंदेलखंड हो गया आपका और बघेलखंड वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं मिश्रित मिट्टी, क्या मिश्रित मिट्टी ऐसी कोई पर्टिकुलर भाग पर नहीं है, वो मध्य प्रदेश के हर भागों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मध्य भागों में मिश्रित मिट्टी होती है। इधर बघेलखंड वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। जब जलोढ़ मिट्टी की मृदा की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाएगी, जहां पर अधिकतर नदियां होंगी। तो इधर चंबल नदी हो गया, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग होता है उसमें जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और गंगा का ये निचला भाग भी है, इसलिए भी एक कारण हो सकता है जलोढ़ मिट्टी यहां अधिक मिलती है। लेटराइट मिट्टी इधर आप बैतूल, बालाघाट, ये जो दक्षिणी भाग होता है, यहां पर बारिश भी अधिक होती है, वहां पर लेटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं काली मिट्टी। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। मैं आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं। तो मध्य प्रदेश के 48% भाग पर, मध्य प्रदेश के 48% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 48% भाग पर। प्रदेश के सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र में, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पर आपको काली मिट्टी, स्थानीय लोग जो होते हैं वो काली मिट्टी को कन्हर कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कन्हर किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो आपको टिक करना है काली मिट्टी। आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम को। तो दक्कन ट्रैप मालवा के पठार में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा से यह मिट्टी बनी है। मैंने आपको भी मालवा क्षेत्र मैप में बताया है। मालवा और निवाड़ क्षेत्रों में वही गहरी काली और छिछली काली मिट्टी, ये
तीनों भागों में पाई जाती है। मुख्य रूप से इनमें कपास, सोयाबीन की व मूंगफली उत्पादित की जाती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के 3 रूप पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने कर ली है, लेकिन फिर एक नजर डाल लेते हैं। जो साधारण काली मिट्टी होती है उसकी अधिकता मालवा क्षेत्र में होती है। इधर मालवा क्षेत्र, उज्जैन, इंदौर इस वाले क्षेत्र में अधिक होती है। गहरी काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो निवाड़ क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र में होती है। और छिछली काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो इसकी अधिकता सतपुड़ा क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में भी कहाँ, बैतूल के उत्तरी भाग में, छिंदवाड़ा के उत्तरी भाग में, ठीक है, इन भागों में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियों की और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं, दूसरी साल मात्रा में पाई जाती है। अच्छा माफ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। काली मिट्टी के बाद दूसरी ऐसी मिट्टी है जो सबसे अधिक प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र बुंदेलखंड और बघेलखंड मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिले में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से 8.5 होता है। यह लगभग 33% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कितने भाग पर पाई जाती है मैंने आपको बताया, तो लगभग वो 48% भाग पर पाई जाती है। तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी, और दूसरी तरह की मिट्टी में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी जो होती है लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में मुख्य रूप से यह मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा गेहूं, धान आदि फसलों के लिए यह मिट्टी महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा मैं आपको बता चुका हूं कि अपर्दन के कारण रेखती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में अपर्दन बहुत अधिक होता है। आप देख सकते हैं चंबल वाला क्षेत्र इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। देखिए इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, बहाव क्षेत्र भिंड, शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय मृदा की होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट आदि पाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में सरसों, गेहूं उत्पादित क्षेत्र इसी मिट्टी के कारण अधिक होते हैं। लेटराइट मिट्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो सतपुड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, बैतूल और इसके साथ मंदसौर, नीमच आदि में इसका विस्तार अधिक है। ये मध्य प्रदेश के लगभग कितने भागों में पाई जाती है, 2.5% भाग पर इस मिट्टी को पाया जाता है। इस मिट्टी के कारण मोटे अनाज में उत्पादन अधिक होता है। इस मिट्टी में ज्वार, मक्का, बाजरा आदि उत्पादित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी में एक चार्ट मैंने दे दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन से क्षारीय होती है। मिट्टी का क्षेत्र कौन सा होता है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र होता है। मिट्टी के जिले कौन कौन से हैं जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो मुरैना, भिंड आदि है। और उत्पादित फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं है, गन्ना है और कपास है। इसी तरह हम जब काली मृदा को देखते हैं तो ये अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। मालवा पठार, सतपुड़ा पठार, निमाड़ क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल आदि है। फसल कौन कौन सी होती है, तो गेहूं और चावल होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो लाल पीली मिट्टी अम्लीय से क्षारीय इसकी प्रकृति होती है। बुंदेलखंड पठार का क्षेत्र पूर्वी एवं बघेलखंड भाग में लाल पीली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं, शहडोल, मंडला, बालाघाट में, और चावल उत्पादित क्षेत्र प्रमुख होता है। मिश्रित मिट्टी मैं खुद ही बताया आपको कि मुख्यतः तो पठारी क्षेत्र में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ज्वार और बाजरा इस मिट्टी के प्रमुख फसल हैं। जब लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। छिंदवाड़ा और बैतूल प्रमुख जिले हैं। मक्का और बाजरा इसमें उत्पादित होते हैं। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने मृदा संबंधी जानकारी, जो मृदा संबंधी जानकारी आपको मैंने पहले प्रदान करी थी, भारत की मृदा से संबंधित जानकारी, उनको एक चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं जब हम, माफ करिए, हाँ, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो अधिकता सिलिका और पोटास की होती है, कमी नाइट्रोजन की होती है। फसल गेहूं और गन्ना होता है। इसका क्षेत्र गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र होते हैं। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। चावल और दलहन फसल होती है। बघेलखंड इसका क्षेत्र होता है। काली मिट्टी की बात करेंगे तो आयरन और चूना की अधिकता होती है। फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। कपास और सोयाबीन
की फसल होती है काठियावाड़ और मालवा क्षेत्र में यह पाया जाता है। लेटेराइट की मिट्टी की बात करेंगे तो आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ह्यूमस और पोटास की कमी होती है, मक्का और ज्वार इसमें उत्पादित होता है और पश्चिमी घाट में यह मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा की जब बात करते हैं तो ह्यूमस की अधिकता होती है, पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है, बागानी फसलें इसमें की जाती हैं, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। फास्फोरस और लवण की अधिकता होती है, ह्यूमस की कमी होती है, मोटा अनाज का उत्पादन अधिक होता है और पश्चिमी प्रायद्वीप में यह क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। एक नज़र में मैंने आपको ऐसा बना दिया है कि सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के पहले आप एक नज़र डाल के जाइए और प्रश्न सही करके आइए। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य मिट्टी आती हैं जिसमें पीठ का नंबर आता है, अधिकता जैविक पदार्थ का होता है, कमी आयरन की होती है, जूट और तंबाकू होता है और जो क्षेत्र होता है सुंदरवन, उड़ीसा और तटीय क्षेत्र होता है। लवणीय मृदा में सोडियम और सल्फेट की अधिकता होती है, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, काजू और मसाला की अधिकता होती है, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र में यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब चलते चलते तथ्य संग्रह की बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं इसलिए आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है पीठ मृदा मैग्रेव वनस्पति के लिए उपयुक्त। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मैग्रेव वन इसके लिए कौन सी मृदा है, यहाँ पर पीठ लिखा हुआ है, ये टा है। पीठ मृदा जो है उसके लिए उपयुक्त है, इसे दलदली मृदा भी कहा जाता है। करेबा मृदा जो है कश्मीर घाटी में पाई जाती है और इसमें केसर की खेती। कभी आपसे पूछा जाए कि केसर की खेती के लिए कौन सी मृदा है तो करेबा मृदा करना है। बाढ़ के द्वारा बिछाई गई मृदा चंबल क्षेत्र में कछारी मृदा कहलाती है। कभी आपसे पूछा जाए कि कछारी मृदा का क्षेत्र कौन सा है तो आपको चंबल टिक करना है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और काली मृदा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको ये बात याद रखनी है, कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब नलका प्रवर्धन से समस्या सबसे बड़ी है। यह चंबल नदी के द्वारा बीहड़ क्षेत्रों, मुरैना, भिंड और शिवपुरी में बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर बिल्कुल फ्री में आप वहां से साधक द अचीवर चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सके। और हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन कराना है और हमारे उद्देश्य की भी पूर्ति इसी बात पे होगी जब आप हमारे साथ उतनी ही मेहनत करेंगे, ठीक है। और केवल ये सुनने मात्र से याद होने वाली चीज़ें नहीं है, इन्हें बार बार देखना पड़ेगा। या तो आप वीडियो बार बार सुनिए, कुछ ना कुछ चीज़ें रिवीजन के लिए आपको बनानी पड़ेगी और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो यदि डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।